सब पढ़ के अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, उसके बारे में हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना तक मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ रखेंगे। इसके लिए थैंक यू। हमारे सिलेबस में 12 मार्क्स है, उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपको अच्छा मार्क्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर हमें सॉल्व अच्छी तरह हो तो मार्क्स भी फुल मिलता है। तो मैं इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें कितने सिलेबस हैं। तो सिलेबस को 4 मेन हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ऑफ ए कंपनी। तो सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इसमें हमें ये दिखाना है कि प्रिपरेशन ऑफ सिंपल बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, कि बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी को किस तरह हम प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है वो उसमें हमें दिखाना है विथ मेजर हेडिंग्स ओनली। उसमें जो मेजर हेड है वो सब हमको दिखाना है। तो ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसका हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो इसका मीनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किसको बोलते हैं उसका मीनिंग पढ़ना है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस और थर्ड इसका लिमिटेशन। यानी हमें इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक इसका मीनिंग, दूसरा सिग्निफिकेंस और थर्ड इसमें क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसका मीनिंग अच्छी तरह से हमें समझाना है, पढ़ना है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंस इसका क्या क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ लिमिटेशन भी है तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ये हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड हमें इसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें पहला हमें आता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। उसमें पहला हमें 2 पढ़ना है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट इसमें भी 2 टॉपिक है। एक है कंपेरेटिव स्टेटमेंट और नेक्स्ट है इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ये हो गया हमारा थर्ड। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसका पहले तो हमें मीनिंग, अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग पढ़ना है और इसका ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें मीनिंग, अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग और सेकंड
ऑब्जेक्टिव। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव। फिर इसी में एक पार्ट है टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो वो सिंपल 4 रेशियोज है। एक हमारे पास आता है लिक्विडिटी रेशियो। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विड रेशियो, ये टाइप ऑफ रेशियोज में आता है। फिर आता है सोल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मैं यहां लिखता हूं दूसरा सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड आएगा एक्टिविटी रेशियो, और डी पार्ट फोर्थ पार्ट इसमें आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिट, तो यहां इतना ही सिलेबस है और इसका 12 मार्क्स है। अगर हम इसको सिलेबस को मैंने इसलिए यहां दिखाया, अगर हमें सिलेबस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें अब सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जिसके बारे में मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, तो वो उसमें हमें कंपनी किस तरह बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, मेजर हेडिंग ही हमें दिखाना है। तो उसमें आपको एग्जाम में दिया गया होगा, सिर्फ आपको लिखना है कि इस हेड में ये आता है। सेकंड आपको सिंपल डिफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मीनिंग, जो चैप्टर का भी नाम है, उसका मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, और उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड टूल्स, अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ टूल्स दिया है, कुछ मैथमेटिकली हमें फॉर्मूला दिया है, उसके जरिए हम सॉल्व करते हैं कि हमारा जो कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेंथ है या उसमें क्या क्या कमी है। तो उसमें हमें 2 पहले दिया हुआ है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो मैं उसको आपको एग्जांपल की तरह उसका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, तो उसके बाद हम एक एग्जांपल की तरह इसको सोल्व करेंगे। दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो वो भी मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले फॉर्मेट फिर एग्जांपल। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियो में मैंने बताया उसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, हम वो किस लिए पढ़ते हैं और उसका मकसद क्या है। उसमें सिंपल 4 है। एक लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी मतलब जो शॉर्ट टर्म हमारे पास लोन है वो हमारे पास पेमेंट करने का हमारे पास कैपेसिटी कितना है, इस रेशियो के जरिए हमें पता चल जाएगा। दूसरा है सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा, उसको हमें पेमेंट करने में हमारे पास कितना कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और कैपेसिटी कितना है, वहां से पता चलेगा। थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, हम सेल के जरिए कंपेयर करेंगे कि हमारा कितना टर्नओवर हो रहा है, उसमें कुछ फार्मूलाज हैं। और लास्ट में है प्रॉफिट, ये सिंपल परसेंटेज के साथ है, ये डी वाला परसेंटेज के साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमें कितना परसेंटेज आ रहा है। तो ये जो लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तैयार हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। उसमें आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि फाइनल अकाउंट्स मेनली 2 स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है, उसमें हमने 11th में क्लास में पढ़ा है, एक हम क्या निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो वो उन दोनों को क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट को हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। तो उसी बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें मैथमेटिकल थोड़ा फार्मूला यूज होता है, तो आप अच्छा मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस को किस तरह 12 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मेनली 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला वाला है प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में। तो मैं सबसे पहले वही बताना चाहता हूँ कि कंपनी शीट में मेजर हेड और सब हेड क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पर बना कर लाया है। तो वहाँ से आपको, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि हेड कौन कौन से हैं, मेजर हेड और सब हेड। तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट मैंने एक चार्ट बनाया है। तो इसमें अगर हम वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह है, पर्टिकुलर्स कॉलम में, फिर यहाँ नोट नंबर, फिर एक कॉलम में फिगर्स एट द एंड करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एट द एंड ऑफ पीरियड्स इसका दिया गया है रिपोर्टिंग पीरियड। एक तो करंट का
और एक प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो आप देखिए यहाँ मेजर एक हमारा आता है शेयर होल्डर फंड्स। ये किस में आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें क्या क्या आते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा थर्ड क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ये 3 हेड आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड में क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर इसी तरह थर्ड में हमारे पास आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर फिर 4 हेड के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, फिर थर्ड आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर फोर्थ पार्ट आता है इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद फोर्थ में आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको मालूम है 1 साल के अंदर जिसको हमें रीपेमेंट करना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर हमने कहीं से बोरो किया है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो एक आता है। दूसरा आता है ट्रेड पेबल्स। फिर थर्ड आता है अदर करंट लायबिलिटीज। दूसरा कोई लायबिलिटीज हो वो हमें इसमें शो करना है। फिर फोर्थ आता है डिपार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारे पास 4 पार्ट में दिया है। शेयर होल्डर हेड, मेन हेड क्या है? एक है शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें तो कोई सब हेड नहीं। तीसरा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। इस हेड के अंदर सब हेड कितने? 4 है। फिर लास्ट में आता है करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर मेजर सब हेड कितना है? 4। ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसका हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नाम से भी लिखते हैं। तो दूसरा इसमें हम यहाँ नीचे टोटल कितना लिखेंगे? रिपोर्टिंग पीरियड का और प्रीवियस ईयर का दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो उसके बाद आता है एसिड्स। एसिड क्या? पहला मेजर हेड के नॉन करंट एसिड के अंदर सिर्फ एक आता है सब हेड, वो है प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर हो तो उसका हमें लिखना है। उसके अंदर फिर हमें 4 सब हेड आता है। एक आता है टेंजिबल एसिड्स। टेंजिबल एसिड तो मालूम है जिसको हम टच कर सकते हैं। एक होता है इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमें टेंजिबल एसिड के बारे में लिखना है, दूसरा इनटेंजिबल एसिड्स। थर्ड में हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जितना वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमें लिखना है। फोर्थ इनटेंजिबल एसिड्स अंडर डेवलपमेंट, जितने भी इनटेंजिबल एसिड्स अंडर डेवलपमेंट है वो इसमें हमें लिखना है। फिर और एक हेड आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में तो कुछ सब हेड नहीं है। इसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स एसिड्स, उसका नेट हमें लिखना है। तो इसका भी सब हेड नहीं है। डी आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन्स या एडवांसेस लिया हो तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसी तरह ई पार्ट क्या है? अदर नॉन करंट एसिड। दूसरा कोई भी नॉन करंट वो एसिड वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट आता है हमारा क्या? करंट एसिड। करंट एसिड तो आपको मालूम है जो इसमें भी मेजर हेड क्या क्या है, सब हेड क्या क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है, दूसरा है इन्वेंटरीज, सी पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स, डी पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ई पार्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिफ्थ एफ पार्ट है अदर करंट एसिड। तो इसका भी टोटल हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये सिंपल कंपनी का बैलेंस शीट है, इसको हमें याद रखना है। एग्जाम में सिर्फ हमें ये पूछा जाएगा किस किस हेड में कौन सा आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें याद रखना है। सिर्फ इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें याद रखना है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो एग्जाम में किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको पहले इसमें आइटम लिखना है। मिजन प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हो, गुडविल दिया हो, वर्क इन प्रोग्रेस या कैपिटल रिजर्व दिया हो, तो आपको इसमें पहला लिखना है मेजर हेड। दूसरा अगर सब हेड कोई हो तो वो भी लिखना है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अगर हम उसमें देखेंगे तो वो आता है करंट एसिड्स में आता है। किस में आता है? यहाँ लिखना है करंट एसिड्स। मेजर हेड जो है इसमें आएगा करंट एसिड्स, लोन एंड दूसरा लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा ये। तो ये हो गया मेजर हेड। अब हमें देखना है इसका कोई सब हेड है, तो ये सब हेड किस में आता है? लोन्स एंड एडवांसेस में लिखना है।
तो सब हेड होगा तो यहाँ पर हमें इसके अंदर अगर होगा तो यहाँ लिखना है लोन्स एंड एडवांसेस। तो इस तरह हमें लिखना है। पहले हमें देखना है कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस किस में आता है, करंट एसेट और लोन्स एंड एडवांसेस में। तो वो सब हेड किस में आता है, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर होगा तो, नहीं होगा तो ये वाला कॉलम हमें खाली छोड़ना है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे गुडविल। तो गुडविल हमें देखना है, तो गुडविल तो एसेट है, कौन सा एसेट है हमें सिंपल लिखना है। यहाँ किस में आता है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट। तो उसका कुछ कोई सब हेड नहीं होता है, तो सिंपल गुडविल को हमें क्या लिखना है, फिक्स एसेट मेजर हेड के नीचे लिखना है। तो इसी तरह हमारा आता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो उसमें भी हमें देखना है कि मेजर हेड किस में आता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा वही ये हो गया, करंट एसेट हो गया और लोन एंड एडवांस। मेजर हेड इसका क्या हो गया, करंट एसेट और हो गया लोन्स एंड एडवांसेस। ये हो गया हमारा मेजर हेड। तो उसमें हमें देखना इसका सब हेड है, हाँ इसका सब हेड है। ये वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता है, करंट एसेट में आता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स में लिख देंगे। तो इस तरह एग्जाम में आता है। सिंपल हमें 3 कॉलम बनाना है। पहला में हमें क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरे में मेजर हेड, अगर सब हेड हो तो सब हेड लिखना है। इसी तरह फोर्थ हम देखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ये किस में आता है मेजर हेड, तो ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो इसका कोई सब हेड नहीं है। तो एग्जाम में आप पहले अच्छी तरह से इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, इस तरह 3 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ जो जो आइटम्स दिया है वो लिखना है, फिर उनका मेजर हेड, उसके बाद सब हेड्स लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाया था। तो मैं और एक आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कुछ आइटम अगर एग्जाम में हमें दिया हो तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें यहाँ लिखना है आइटम्स। मिशन कोई भी दिया हो, मिशन हमें व्हीकल दिया हो, लूज टूल्स दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आइटम्स। ये एग्जाम में दिया गया होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मेजर हेड। तो ये किस हेड में आता है उसी का सिर्फ नाम लिखना है, मेजर हेड। तो इस कॉलम में हमें मेजर हेड लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर किसी को हेड के बाद सब हेड हो तो इस कॉलम में हमें लिखना है। तो ये हो गया थर्ड कॉलम, सब हेड। तो इसको हमें 3 कॉलम में इस तरह बनाना है एग्जाम में। तो इस तरह हमें ड्रॉ करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या दिया है। मिसलेन हमें एग्जाम में दिया हो एडवांसेस टू सप्लायर्स, तो पहले हम वो कहाँ लिखेंगे, आइटम्स के अंदर लिखेंगे, एडवांसेस टू सप्लायर्स। तो उसका हमें देखना है ये किस मेजर हेड में आता है। तो ये किस में आता है, एडवांसेस होने की वजह से आता है करंट एसेट्स और लोन एंड एडवांसेस। यहां लिखेंगे करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। तो मेजर हेड तो यही आएगा। तो ये सब हेड इसका भी है, इसका कौन सा सब हेड होगा, लोन्स एंड एडवांसेस। यहां क्या लिखेंगे सब हेड में, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हमारा इस तरह का एग्जाम में करना है। सिंपल पहले 3 कॉलम बनाए, जो एग्जाम में दिया हो तो वो ये यहाँ लिखना है, फिर मेजर हेड इस कॉलम में और सब हेड। इसी तरह हमें पेटेंट और ट्रेडमार्क्स दिया हो या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हो, तो मिशन पैटर्न्स दिया होगा तो हम यहाँ लिखेंगे पैटर्न्स। तो ये किस में आता है, तो सिंपल हमें पता करना है ये किस मेजर हेड में आता है, ये आता है फिक्स एसेट में। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, फिक्स एसेट्स। इसका कोई सब हेड नहीं है। तो इसके बाद हम बिल ऑफ एक्सचेंज,
बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ लिखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज का तो वही सेम है, करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस, और ये किस में आता है, लोन्स एंड एडवांसेस। इसी तरह लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक किस में आता है, वो मेजर हेड ही होगा, उसका क्या होगा, फिक्स एसेट। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट, ये मैं लिख देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो इसका मेजर हेड क्या होगा, इसका मेजर होगा अनसिक्योर्ड लोन्स। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। इसी तरह हमारा लूज टूल्स होगा, तो वो करंट एसिड में आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में, और वो लूज टूल्स किस में आएगा, सब हेड करंट एसिड में। इसी तरह व्हीकल्स है, वो सिंपल किस में आएगा, फिक्स एसिड्स में। इसी तरह हम लॉस और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, आपको ट्राई करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से देखना है, सोल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।